हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा है। ठीक, प्रकाश के बाद में प्रकाश के परावर्तन, यानी कि जो हमारा चैप्टर है ना कि प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, तो उसमें आप लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, दैट मीन्स लाइट के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो चैप्टर है वो आपका 3 खंडों में डिवाइड हुआ है, प्रकाश और उसके बाद परावर्तन और फिर अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपवर्तन के बारे में। ठीक, अपवर्तन दैट मीन्स रिफ्रैक्शन। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, इसको हम कहते हैं भैया रिफ्रैक्शन। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोग लिखिएगा, कॉपी में हेडिंग डाल लो अपवर्तन और रिफ्रैक्शन लिखो कि जब प्रकाश किरण का एक माध्यम से, जब प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को, अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। उसने कहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 माध्यम हो रहे होंगे, 2 मीडियम हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं एक यहां पर एक लाइन ले रहा हूं और जल्दी बताओ इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ का मतलब क्या है, अभी बता रहा हूं कि अगर ये माध्यम 1 है, अगर ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ये माध्यम कौन सा है, 2 है, तो ये माध्यम 1 कुछ होगा और ये माध्यम भी कुछ होगा। इन दोनों माध्यम को जो पृष्ठ यानी कि जो रेखा इनको अलग कर रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया, पृथककारी पृष्ठ। ठीक, अब कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण, तो यहां से कोई एक प्रकाश किरण आई, ठीक है, आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इस वाले बिंदु पर आई, इसको हमने कह दिया कौन सा, ये बिंदु है आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। ध्यान से देखते रहना। ठीक, अब जब यहां से एक किरण आई, इस वाले बिंदु पर पड़ी, आपतन बिंदु पर, तो बेसिकली इस वाली किरण को सीधे जाना चाहिए था, इस तरीके से इसको जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश हुई, वो अपने स्थान से विचलित हो गई, दैट मीन्स अपने स्थान से हट गई। तो यानी कि ये किरण जा रही थी ऐसे और ये कुछ इस तरीके से चली गई। आ रही बात समझ में। अच्छा, तो ये इसका क्या हो गया, यहां पर अपवर्तन हो गया। तो अब इस वाले किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, अब बताओ मुझे कि जब हमने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था तो हमने वहां पर एक लंब डाला था। ठीक है, तो यहां पर भी मैं एक लंब डाल रहा हूं, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लंब पड़ना चाहिए कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब देखो ये लंब किस पर है, आपतन बिंदु पर है, तो ये बेसिकली इसको हम कहेंगे क्या कि आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर ये क्या है, अभिलंब है। आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, अब ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो इसके बीच में भी तो एक एंगल बन रहा था। हमने कौन सा इस वाले एंगल को नाम दिया था, एंगल आई। और ये अपवर्तित किरण है, ये भी अभिलंब है, इसके बीच में भी एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल आर। ठीक, तो एंगल आई को हम नाम देते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और जो एंगल आर होता है उसको बेसिकली यानी कि ये जो एंगल आर है, ये एंगल आई और एंगल आर। ठीक, अब सुनो, अगर मैं अपवर्तन को कुछ और तरीके से बताऊं, तो जैसे आप लोग बाइक वगैरह चलाते हो, ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल खुली हुई सड़क पे जा रहे हो, यानी कि आबादी नहीं है वहाँ पर, ठीक, बिल्कुल आप खुली हुई सड़क पे जा रहे हो, भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाओगे,
यानी कि आराम से जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, जैसे ही आप ट्रैफिक एरिया में पहुंचोगे, जैसे ही आप आबादी क्षेत्र में पहुंचोगे, तो वहां पर आपको अपनी गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा। यानी कि आपकी गाड़ी इधर जाएगी, उधर जाएगी, दाएं बाएं लेफ्ट साइड कुछ इस तरीके से जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, आबादी क्षेत्र है, तो ऐसे ही ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। भाई यहाँ पर तो कोई माध्यम था नहीं, तो वहां से वो किरण आराम से आ रही थी, यानी कि यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, आराम से वो किरण आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो दूसरे माध्यम में आई, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक है, यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ है, तो जैसे ही वो दूसरे माध्यम में आई है, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर ये अपने मार्ग से हट गई। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, इसको बहुत भीड़ भाड़ पड़ी होगी, ट्रैफिक हो गया होगा। हम ऐसे अगर इसको समझकर चलें तो यहां पर बेसिकली जब ये अपने मार्ग से हटती है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, इसका अपवर्तन हो गया। ठीक, तो बेसिकली इसको अपवर्तन है और ये इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण। ठीक है, इस तरीके से सुनो। तो इसके दो पॉइंट होते हैं, दो नियम होते हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक, पहला नियम क्या लिखोगे? पहला नियम ये लिखोगे कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कामा आपतित किरण, अपवर्तित किरण कामा आपतित किरण, अपवर्तित किरण कामा आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, व आपतन बिंदु पर अभिलंब, व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब लिखो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि एक निश्चित माध्यम युग्म के लिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, एक निश्चित माध्यम युग्म के लिए, एक निश्चित माध्यम युग्म के लिए और एक निश्चित प्रकाश वर्ण के लिए, एक निश्चित माध्यम युग्म के लिए और एक निश्चित प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक रहता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक रहता है। ठीक, यहां से काले पेन से लिखो कि जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपतन कोण है, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण? ये आपका है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक, हमने जो आपको सेकेंड वाला पॉइंट बताया है वो यहां पर सुनो। कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, साइन को हम कहते हैं ज्या। साइन का अगर आप फुल नेम लिखते हो तो SINE होता है, इसको हम बोलते हैं ज्या। ठीक है, तो कहता है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन I अपान अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन R, साइन R का जो अनुपात है वो क्या रहेगा? नियतांक रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। हमने इसको मान लिया R, R क्या है? नियतांक है। R क्या है यहाँ पर? ये नियतांक है। आगे बात समझ में? तो इसी को, इसी वाले नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ गए अपवर्तन क्या होता है? फटाफट 2-3 एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे? लिखो कि किसी पानी से भरे हुए टैंक की, किसी पानी से भरे हुए टैंक की तली का ऊपर उठाई देना। ठीक है, किसी पानी से भरे हुए टैंक की तली का ऊपर उठाई देना, ये किसका कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। क्यों तली ऊपर उठाई देती है ये बातें मैं आगे बताऊंगा आपको एक एक करके, बहुत ही आराम से। ठीक, लेकिन यहां पर जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं बस इतने ही एग्जाम्पल लिख लो। ठीक, फिर उसके बाद में लिखोगे दूसरा पॉइंट कि पानी में
पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोने पर पानी में पेंसिल को, ये लिखोगे दूसरा पॉइंट, कि पानी में पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोने पर, आंशिक रूप से डुबोने पर, आंशिक रूप से डुबोने पर पेंसिल का तिरछी दिखाई देना, पेंसिल का तिरछी दिखाई देना, ये भी किसका कारण है? ये भी किसका कारण है? तो ये भी अपवर्तन का कारण है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। तीसरी बार लिखोगे कि अक्षरों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने पर, स्लैब जानते हो जो बच्चा क्वाड्रिलेटरल शेप में होता है, ठीक है, कांच का होता है, तो अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने पर, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं, अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं, लिख गया? ठीक है, अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। आगे बात समझ में? ओके, तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं और पढ़ने वाले हैं अब अपवर्तनांक को। ठीक है, क्या बात करेंगे हम? अपवर्तनांक की। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक डाली हेडिंग। ठीक, तो जो अगली हेडिंग है वो आप लोग अपने कॉपी में डाल चुके होंगे। कौन सी बच्चा हेडिंग? अपवर्तनांक। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, सुनो क्या होता है, बहुत ही ध्यान सुनना मेरी बातें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले कुछ पढ़ा है, यानी कि एनसीईआरटी के भाषा अगर आप लोगों ने समझी है, ठीक है, तो उसी के माध्यम पे मैं चल रहा हूँ कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सुनो, अभी मैंने आपको बताया था कि दो माध्यम हुआ करते थे। जैसे मान लिया कोई M1 माध्यम है, M2 माध्यम है। ठीक, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर लूँ N1 2, अभी सिर्फ और सिर्फ देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद में जो मैंने आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा उसका ही मैं आगे यूज भी करवाऊंगा। ठीक, सुनो, तो N1 2 यहाँ पर क्या लिखो, ये जो 1 है वो पहले आएगा, यानी कि इसमें माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। आगे बात समझ में? माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, यहाँ पे माध्यम लिख लेना। ठीक, सुनो, अब ये जो माध्यम एक का अपवर्तनांक है ये आएगा नीचे, यानी कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ऊपर क्या होगा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, चाल को हम क्या किससे नोट करते हैं बच्चा? V से। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा आपका? V2 अपान V1। आगे बात समझ में? फिर से देखो, अगर मैं आपसे कहूं N21, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, सॉरी, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। ठीक है भैया, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। इसको कैसे लिखोगे? ये जो माध्यम 2 है वो तो नीचे आएगा ना। ठीक है, तो ये माध्यम 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, प्रकाश की चाल। ऊपर क्या हो जाएगा? माध्यम 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक,
माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल दैट मीन्स ये V1 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। फिर से देखो, अब तो आप समझ ही गए होगे ना। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि भैया माध्यम 3 और 4 का बताओ क्या होगा, भाई कैसे लिखोगे कि माध्यम 3 का अपवर्तनांक माध्यम 4 के सापेक्ष। ऐसे ही क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माध्यम 3 में प्रकाश की चाल, ऊपर क्या होगा, माध्यम 4 में प्रकाश की चाल। दैट मीन्स इसका उल्टा हो जाएगा V4/V3। अब तो निकाल लोगे, ये वाला क्वेश्चन आपको कर रहा है, ठीक। उसके बाद में जैसे मैं आपसे ले लूँ माध्यम N1 हमने लिया है, N1, तो यहाँ पर क्या है, 1 ही है, ठीक। तो मैं 1 को लिख रहा हूँ कि यानी कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब उसके बाद में, इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पर माध्यम 1 ही है। जैसे यहाँ पर ये माध्यम ने N ले लिया, N1, और यहाँ पर N2। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही माध्यम है, तो अब दूसरे माध्यम में क्या होगा, कुछ है ही नहीं। जहाँ पर कुछ भी, यानी कि जहाँ पर एयर भी नहीं होती, जहाँ पर हवा भी नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर निर्वात होता है, वहाँ पर वैक्यूम होता है, ठीक है। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा, जल्दी बोलो, निर्वात के सापेक्ष। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष, ठीक। अब क्या करोगे कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कहाँ पे पहुंच जाएगी, वो नीचे। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ऊपर क्या होगी, निर्वात में अपने प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक, बराबर। अब देखो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, V1, और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम क्या लिखते हैं, C से लिखते हैं, जो कि C में यानी कि जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है उसको हम C से डिनोट करते हैं, और ये होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये C/V1। अब देखो यहाँ पर माध्यम 1 का मतलब क्या है कि माध्यम 1 ही तो है, तो यहाँ से मैं 1 ना लिखूँ, ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट कि C/V1, बात तो वहीं रहेगी, ठीक। अब देखो इसके आगे, अगर ये सब इतना समझ में आ गया है, ठीक, तो हाँ, अगर ऐसे इतना समझ में आ गया है तो यहाँ पर एक और हेडिंग लगाओगे आप लोग, क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो कि आप लोग, या मैं इसको नीचे ही लिख रहा हूँ, अगली हेडिंग लिखोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। देखो क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, बेसिकली होता क्या है, क्या होता है कि जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष के सापेक्ष लिख देते हैं, जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष के सापेक्ष लिख देते हैं, निरपेक्ष के सापेक्ष लिख देते हैं, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, लिख गया, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, C/V। आगे बात समझ में, ठीक। C क्या है, C है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे V क्या है, V है जो है आपकी किसमें, माध्यम में प्रकाश की चाल, लिख लेना, इसको लिख दें, V हो जाएगा आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक। आगे बात समझ में, तो फटाफट ये सब नोट को जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ओके।
तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें ये बताने वाला हूँ कि बेसिकली इन दोनों में रिलेशन क्या बनता है। ठीक है, जो हमने सीखा है ना अभी कि अपवर्तनांक यानी कि n12 का अपवर्तनांक, ठीक है, n12 के सापेक्ष। ठीक, तो बेसिकली इसमें भी क्या कुछ रिलेशन बन सकता है? हाँ, देखते हैं। इसमें बेसिकली बहुत ही अच्छा रिलेशन बनता है, और अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें रिलेशन कुछ इस तरीके का आता है। सुनो, हमने आपको अभी बताया था कि n12 क्या हो जाएगा आपका, सुनो, V2/V1। चेक करो, ये तो होता है। अरे भाई n12 क्या होता है, आपने अभी निकाला ना, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश के चार्ज बटे कहाँ जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश के चार्ज। अच्छा, फिर से देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ n21 की, तो ये क्या होता है, ये V1/V2। ठीक है, फिर से देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ n1 की, तो ये क्या हो जाएगा, C/V1। चेक करो, यही तो बताया था अभी। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर n2 की, तो क्या हो जाएगा, C/V2। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष है, निरपेक्ष के सापेक्ष है, सॉरी निर्वात के सापेक्ष है। ठीक, ये बात है। अच्छा, अब अगर मैं एक काम करता हूँ, क्या कि अगर मैं n2 को n1 से डिवाइड कर दूँ, ध्यान सुनो मेरी बातें, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं n2 को n1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तब देखो क्या आएगा, n2 की वैल्यू कितनी है, C/V1, सॉरी V2, बटे n1 की वैल्यू कितनी है, C/V1। आपको पता होना चाहिए कि अगर A/B/C/D होता है तो ये सबसे ऊपर जाता है और ये बच्चा इसके साथ पहुंच जाता है। दैट मीन्स A/D/B/C हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ आएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा C/V1/C/V2। C से C कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, V1/V2। किसके बराबर बच्चा, n2/n1 के बराबर। अब बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो V1/V2 क्या है, चेक करो, V1/V2 बेसिकली क्या है, V1/V2 के बराबर क्या है, n21 है कि नहीं है। अरे भाई देखो ना यहाँ से, तो यहाँ पर लिखोगे n2/n1 बराबर क्या हो जाएगा, n21। एक ये रिलेशन निकल कर आया। ठीक है, एक यहाँ पर ये रिलेशन निकल कर आया है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, n21, यानी कि क्या है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे ये किसका, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, और ये किसका है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। 1 का, यहाँ पर निरपेक्ष छूट गया था, लिख लेना आप लोग, निरपेक्ष। ठीक है, तो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब सुनो, अगर मैं एक और रिलेशन ले रहा हूं, दूसरा रिलेशन, मैं क्या कर रहा हूं अब कि मैं n1 को n2 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक, सुनो, n1 की वैल्यू कितनी है, C/V1 अपान n2 की वैल्यू कितनी है, C/V2, यही तो है। ठीक, तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ, तो इसका मतलब C/V2 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा ये C/V1, इससे ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आ गया कितना, V1/V2, यही तो आया किसके बराबर, n1/n2 के बराबर, यही तो आया। ठीक, नहीं बच्चा, V2/V1 आएगा बेसिकली। ठीक है, तो V2/V1 इक्वल्स टू, सॉरी V2/V1 किसके बराबर आया है, n1/n2 के बराबर है। ठीक, अब देखो इधर V2/V1 क्या था, n12 था, तो यानी कि n1/n2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कितना, n12। ठीक, अब बताओ यहाँ से ये एक क्या है, तो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और ये 2 क्या है, ये भी है किसका, माध्यम
2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, बात आई समझ में? तो फटाफट ये सब जल्दी से नोट करो। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इन सारे फार्मूलों का बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट ये जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, ये सब समाप्त हो रहा है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे हम गोलीय लेंस। किसकी बात करेंगे अब हम? गोलीय लेंस की। ठीक है, तो आगे अब हम बात करेंगे गोलीय लेंस की। तो डाल लो अपनी कॉपी में हेडिंग बढ़िया सी, गोलीय लेंस। गोलीय लेंस, ठीक, स्फेरिकल लेंस। ठीक है, बीच में हेडिंग डालोगे यहाँ पर गोलीय लेंस। गोलीय लेंस, ठीक, स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस यानी कि गोली लेंस पढ़ने से पहले आप लोग डालोगे हेडिंग लेंस। बेसिकली लेंस क्या होता है, लिखो है, लिखो लिखो डेफिनेशन लिखो कि दो समांग पारदर्शी या एक सेकंड, दो पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी वाले माध्यम को, दो पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम वाले पदार्थों को, दो पृष्ठों से घिरे समांग माध्यम वाले पारदर्शी पदार्थ को लेंस कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ को लेंस कहते हैं। ठीक है, लिखोगे लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, पहला कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक, तो पहले लेंस की बात करो, किसकी बच्चा? उत्तल लेंस की, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स ना। ठीक है, यानी कि डालोगे यहाँ पर उत्तल लेंस और लिखोगे बच्चे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस? लिखो कि ऐसा लेंस जिसका बीच उठा वह किनारे दबे तल के होते हैं। ऐसा लेंस जिसका बीच उठा वह किनारे दबे हुए तल के होते हैं। वह किनारे दबे हुए तल के होते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, अब देखो इधर किस तरीके का होता है ये उत्तल लेंस। बहुत ध्यान से देखना, ये किस तरीके का होता है उत्तल लेंस। तो कुछ इस तरीके का होता है ना, जिसका बच्चा बीच क्या है? उठा है, और किनारे क्या है? दबे हुए तल के हैं। ठीक, तो ये कौन सा लेंस है? यानी कि ये क्या है? तो समतल है ना। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, अच्छा, ये और ये कुछ इस तरीके का। अभी बता रहे सब है क्या, सुनो। ये भी एक उत्तल है, ये भी एक उत्तल है, यानी कि देखो ना, इधर से भी उत्तल है, इधर से भी उत्तल है, तो इसको दोनों भाग उत्तल है, तो इसको हम कहेंगे उभयोत्तल। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो हमको पता होगा उभयोत्तल का संधि विच्छेद क्या होगा? उभयो प्लस उत्तल। उभयो का मतलब होता है दोनों, तो जिसके दोनों भाग क्या हो? उत्तल हो, उसको हम क्या कहते हैं? उभयोत्तल। ठीक, इसमें ये वाला भाग क्या है? समतल है। हाँ जी है, तो ये वाला भाग समतल है, और ये वाला भाग क्या है? उत्तल है। ठीक, तो ये समतल है, ये उत्तल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेसिकली ये आपका पहला था, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, तो इस दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? ये समतल और ये उत्तल। क्या इसको कहेंगे हम? समतलोत्तल। ठीक, फिर से देखो, ये क्या है? अवतल है,
और ये क्या है, उत्तल है। तो ये अवतल है, ये उत्तल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतलोत्तल। अवतलोत्तल यानी कि अगर आप इसका संधिविच्छेद करोगे तो क्या निकल कर आता है, अवतल प्लस उत्तल इक्वल्स टू बराबर क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल। ठीक, फटाफट ये सब जल्दी से नोट करो। फिर डालो हेडिंग अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉनकेव लेंस लिखो कि ऐसा लेंस जिसका बीच दबा, ऐसा लेंस जिसका बीच दबा, ऐसा लेंस जिसका बीच दबा व किनारे, ऐसा लेंस जिसका बीच दबा व किनारे उठे हुए तल के होते हैं, व किनारे उठे हुए तल के होते हैं। ऐसा लेंस जिसका बीच दबा व किनारे उठे हुए तल के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ऐसा लेंस जिसका बीच बीच दबा रहेगा और किनारे कैसे रहेंगे, उठे रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का, इसका जो बीच है वो दबा रहेगा और किनारे उठे रहेंगे। ठीक, फिर से देखो ये कुछ इस तरीके का। ठीक है, जिसके किनारे क्या होंगे, उठे होंगे और बीच दबा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला भी कुछ इस तरीके का होगा और ये ऐसे करके। ठीक, अच्छा जी सुनो, ये क्या है, अवतल है, ये भी अवतल है, दोनों भाग इसके अवतल हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उभयोवतल। उभयोवतल यानी कि उभयो प्लस अवतल, तो ये क्या हो जाएगा, उभयोवतल हो जाएगा। दोनों भाग इसके क्या हैं, दोनों पार्ट इसके क्या हैं, ये भी अवतल, ये भी अवतल। ठीक, ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, समतल है, और ये क्या है, अवतल है। ठीक, तो ये समतल, ये अवतल, इसको हम क्या कहेंगे, समतलोवतल। समतलोवतल यानी कि समतल प्लस अवतल। ठीक, अच्छा ये भाग क्या है इसका, उत्तल है। चेक करो, ऊपर ही देख लो बच्चा, कुछ इस तरीके का है कि नहीं है। तो ये भाग क्या है इसका, उत्तल है, और ये वाला भाग क्या है इसका, अवतल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तलोवतल। इसको हम क्या कहेंगे, उत्तलोवतल। ठीक है, यानी कि उत्तल प्लस अवतल। आगे बात समझ में, ये पहला और ये सेकंड और ये थर्ड हो गई, आगे सबको समझ में। ठीक, तो स्टूडेंट फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे अब देखो क्या पढ़ना है। आगे मैं इसी लेंस की थोड़ा सा यूज बता देता हूँ कि बेसिकली इसका यूज होता कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका यूज की अगर आप बात करोगे तो पहले हेडिंग लगाओगे अपनी कॉपी में, अपसारी लेंस। ठीक है भाई, अपसारी लेंस, अंग्रेजी में लिखोगे डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी लेंस लिखोगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो हेडिंग लिखोगे आप लोग अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, क्या होता है, यानी कि देखो यहाँ से बात पकड़ में आ रही है कि डाइवर्जिंग का मतलब डाइवर्ज कर देना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि इसको इधर उधर हटा देना। ठीक, तो लिखोगे इसमें क्या लिखोगे कि ऐसा लेंस, जल्दी लिखो, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अधिक फैला देता है। ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अधिक फैला देता है। ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अधिक फैला देता है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है बच्चा इसका अवतल लेंस। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछे कि अपसारी लेंस का उदाहरण क्या है, अवतल लेंस है। सुनो, जैसे अवतल लेंस किस शेप में होता है, ऐसे ही तो होता है अवतल लेंस, ठीक। तो अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक, लेट से ऐसे करके ये ऐसे किरणें, बहुत सारी किरणें आ रही हैं, ठीक, मतलब कि कोई एक किरण नहीं आ रही, यहाँ से हो चाहे ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, हज़ारों किरणें, ये किरणें आ रही, ये ऐसे करके ये भी यहाँ पर आ रही, ये भी यहाँ पर आ रही है, ऐसे करके थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर किरणें आ रही हैं ऐसे करके, ठीक। इनको बेसिकली जब ये लेंस के अंदर कुछ इस तरीके से जाती हैं, ठीक, यानी कि अब इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो ये फैल जाती है, यानी कि ये इस तरफ चली जाएगी, ये अपने मार्ग से हट जाएंगी, ठीक, ऐसे करके। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी कि अपसारी लेंस कहते हैं। किसको, अवतल लेंस को, ठीक। अच्छा, अब डालोगे हेडिंग अभिसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। जैसे कि नाम से ही अगर आपको दिख रहा होगा कि कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करना, यानी कि आपस में समीटना, ठीक। तो क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे ऐसा लेंस, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस, ठीक है, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ले आता है, एक बिंदु पर ले आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक। अब इसका कौन सा उदाहरण है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है बच्चा, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। सुनो, अगर ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, तो यहां से यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर ये सी होगा, ठीक। तो यहाँ से किरणें आ रही हैं कुछ इस तरीके से, और एक किरणें इनफाइनाइट से आ रही, ठीक। एक और किरण ले लो यहाँ से और एक किरण ले लो यहाँ से, इस तरीके से ये किरणें आ रही हैं, ठीक। आने के बाद जब इनका अपवर्तन होगा तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, एक ही पॉइंट पर ये मिलेंगी किरणें ऐसे करके, इस एक पॉइंट पर, और यहाँ से ये एक प्रकाश निकलेगा। तो इसका मतलब ये एक लेंस था, यहाँ से किरणें आ रही थी, इनको एक ही पॉइंट पर इसने ला दिया, तो ये क्या होता है, आपका उत्तल लेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, यानी इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक। अब यहीं पर एक कुछ लेंस से संबंधित परिभाषाएं लिख लेते हैं, वो जो कि परीक्षाएं में बहुत पूछी जाती हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे कि देखें भाई लेंस में कौन सी परिभाषाएं, यानी कौन कौन से पॉइंट इसमें आपको लिखवाने हैं मुझे, ठीक है, कौन कौन सी परिभाषाएं अधिकतर पूछी जाती हैं लेंस से ही संबंधित। जैसे कि आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ोगे किसमें, लेंस में, ठीक है, सेम टू सेम बस वही चल रहा है, पूरा का पूरा टॉपिक बस उसी पर बेस्ड है, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखोगे, मैं बेसिकली दो लेंस ले रहा हूँ, ठीक, दो लेंस ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे दो लेंस ले रहा हूँ मैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया कौन सा लेंस बताओ मुझे, उत्तल, और ये हो गया कौन सा लेंस, अवतल, ठीक। अभी एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या क्या है, ठीक। सुनो, पहली बात लिखोगे, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट यहाँ पर होता है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइन डाली जाती है, ठीक। इसको बच्चा हमने C1 नाम दे दिया, C2 नाम दे दिया, क्यों दिया आही बता रहे हैं। इसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र O को, इसको हम नाम देते हैं, ठीक। यहाँ पर बच्चा हम F1 नाम देते हैं इसको, और यहाँ पर हम F2 नाम देते हैं। ये सब बेसिकली हो क्या रहा है, सुनो, ऐसे ही मैं इसमें भी अभी कर रहा हूँ, अभी सब बताने वाला हूँ आपको कि क्यों हो रहा है। यहाँ पर इसको मैंने C1 नाम दे दिया, यहाँ पर मैंने F1 मान लिया,
यहाँ पर मैंने F2 मान लिया और यहाँ पर मैंने C2 ले लिया। ठीक, देखो देखो बहुत ध्यान से देखो। बेसिकली ये जो लेंस है वो एक समांग पारदर्शी वाले माध्यम पदार्थ से बना है ना, यानी कि कांच के पदार्थ से इसे पदार्थ से बना है। तो ये बेसिकली कांच का गोला ही तो रहा होगा। चेक करो भाई, कांच का गोला ही तो रहा होगा ना, ये ऐसे करके, आगे बात समझ में, ऐसे ही करके ये भी तो एक कांच का गोला रहा होगा ना, वहीं से तो ये काटा गया है। अरे भाई, जब ये कांच का गोला था तो ये वहीं से तो ये काटा गया है लेंस। ठीक, तो ये बेसिकली लेंस है, यानी कि ये गोला है। तो गोला का ये क्या होता है, केंद्र होता है। भाई मैंने C1 और C2 क्यों माना, दो गोले हैं ना, दो गोलों से ये वाला भाग काटा गया है, दोनों को मिला दिया गया, लेंस बन गया। तो इस वाले ये एक गोला था, इस वाले भाग को हमने क्या मान लिया, C1। भाई पहला एक गोला, दो गोले हैं, दो वृत्त हैं, तो एक वृत्त के हमने सेंटर को, केंद्र को क्या मान लिया, C1 मान लिया, और इस दूसरे वाले सेंटर को हमने C2 मान लिया। ऑब्वियस सी बात है। फिर अब देखो यहाँ पर भी भाई ये दो गोले हैं, दो वृत्त हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फोकस भी दो होंगे। तो यहाँ पर हमने F1 ले लिया, यहाँ पर हमने F2 ले लिया। ऐसे करके अगर आप इसमें आओगे तो चाहे कुछ ये भी तो कुछ इस तरीके से बना है ना, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, एक में ही मिल गया बेसिकली ये। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह की शॉर्टेज है थोड़ा सा। ठीक, आप लोग समझ जाइए क्या कि ये कुछ इस तरीके से ही होगा। ठीक, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी क्या है, एक C1 है, इसमें भी भाई देखो ना दो गोले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दो केंद्र भी होंगे, तो ये C1 केंद्र हो गया और ये C2 केंद्र हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, यहाँ पर F2 हो गया। ठीक, तो इसमें बेसिकली लिखना क्या है, पहले आप लोग परिभाषा लिखोगे क्या, पहली परिभाषा आप लोग लिखोगे वक्रता केंद्र। भाई C1 ही क्या होता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालोगे जल्दी से, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सुनो, लिखो लेंस जिन दो वृत्तों के कटे हुए भाग से बनता है, लेंस जिन दो वृत्तों के कटे हुए भाग से बनता है, लेंस जिन दो वृत्तों के कटे हुए भाग से बनता है, उन्हीं वृत्तों के केंद्र को, उन्हीं वृत्तों, हाँ ठीक है, उन्हीं वृत्तों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उन्हीं वृत्तों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सुनो देखो, दो वृत्त थे, दो वृत्त को ही तो हमने काटा है, इन दो वृत्तों के केंद्र को हमने क्या नाम दे दिया, वक्रता केंद्र। आगे बात समझ में। अब इसका ये C1 और ये C2 और ये C1 और ये C2, ये उत्तल है और ये अवतल है। ठीक, अब दूसरी हेडिंग क्या लिखोगे, दूसरी हेडिंग क्या लिखोगे। अब ये भी तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन क्या है, तो भाई लिख लो। फिर दूसरी हेडिंग लिखोगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, अंग्रेजी में बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है देखो, लिखो ये लेंस का केंद्र है ना O। ठीक, तो लेंस के केंद्र को लिखो, लेंस के केंद्र को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, लेंस के केंद्र को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो भाई यहाँ पर मान लो O है। ठीक, तो ये लेंस का केंद्र O है, यहाँ से एक रेखा हमने इसको मिलाया था, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। आगे बात समझ में। अब अगली हेडिंग डालोगे क्या, अब यहाँ पर पूछोगे कि सर ये क्या है O, यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि सर ये तो इसका केंद्र है, नहीं, ये है बेसिकली प्रकाशिक केंद्र है। क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रकाशिक केंद्र। तो भाई ये भी लिख लो, अच्छा प्रकाशिक केंद्र भी लिख लो। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर लिखो। ऑप्टिकल सेंटर ना, ये हमने क्या बताया था अभी कि लेंस का केंद्र होता है। ठीक, तो लिखो लेंस का
लिखो, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु जहां पर या जिसमें जिसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु जिसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु जिसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु जिसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लिख गया? ठीक, ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया समझ में, और ये सेंटर और ये मुख्य अक्ष सब कुछ समझ में आ गया। अब ये F1 F2, इसमें भी F1 F2 ये क्या है, तो यहाँ पर लिखोगे बच्चा मुख्य फोकस। ये बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, ठीक है, दैट मीन इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकल। ठीक, प्रिंसिपल फोकस ऐसे कह दो। ठीक, लिखो प्रिंसिपल फोकस, लिखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, या काटती हुई प्रतीत होती हैं, या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लिख गया? अब देखो इधर, ये सब तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा मुख्य फोकस को यहाँ पर जस्टिफाई करने वाला हूँ। ठीक, तो मैं ये जो मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया था ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये सब भी मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग लिखते रहिएगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखना संभव नहीं बच्चा, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ और स्लो ही बोल रहा हूँ। ठीक, तो अगर मतलब फिर भी अगर आप लोग नहीं नोट कर पाते हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, और वीडियो को पॉज कर करके आराम से डेफिनेशन को देख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक, देखो हमने क्या कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरणें आती हैं तो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन होने के बाद वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी या काटी हुई प्रतीत होंगी तो उनको बेसिकली हम क्या कह देंगे, उनको हम मुख्य अक्ष कह देंगे। ठीक है, लेकिन ये बातें कहाँ तक ये बातें सही होती हैं। ठीक, सुनो, ये एक प्रकाश किरण है और ये एक प्रकाश किरण है, यहाँ से प्रकाश किरण है यहीं। ठीक, आने के बाद ये कुछ इस तरीके से गई और ये भी कुछ इस तरीके से गई। कहाँ पर काटा इसने, मुख्य अक्ष पर काटा। काटा कि नहीं काटा भाई, यहाँ से आई, इसका अपवर्तन हो गया तो ये इधर चली गई, इसका अपवर्तन हो गया तब भी ये इधर चली गई। मुख्य अक्ष को किस पर काटा है, मुख्य अक्ष को F2 पर काटा है, सॉरी यानी कि फोकस पर काटा है। तो फोकस का मतलब क्या है, ये क्या है आपका मुख्य फोकस है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ये किरण आएगी और ये ऐसी किरण आएगी। अब ये तो कौन सा लेंस अवतल है, तो भाई ये तो किरणों को फैला जाता है ना, डाइवर्स कर देता है। तो ऑब्वियस बात है भाई, इसका जब बच्चा अपवर्तन होगा तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऐसा ही तो है, और ये इस तरफ चली जाएगी। अब ये कैसे काटेगी, तो इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे इस तरीके से, इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे डॉट लाइन से, ठीक है, थोड़ा सा बेटा सही से करना चाहिए था आप लोगों को, ऐसे इस तरीके से। ठीक, तो जब इसको आप पीछे बढ़ाओगे और इसको भी आप पीछे ले आओगे इस तरीके से, तो इसको भी जब आप पीछे लाओगे डॉटेड लाइन से, देखो ये कहाँ पर काट रही है, फोकस पर ही तो काट रही हैं। तो इसलिए जो हमने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें मैंने ये लिखवाया था कि जो दो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। बस सारी की सारी बातें जस्टिफाई हो गई। ठीक है,
तो अब हम लिखेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली यहाँ पर किसकी अब बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हमने लेंस दर्पण पढ़ा था तो वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहे थे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की ही बात करेंगे। ठीक, तो अब आप लोग लगाओगे अगली हेडिंग कि उत्तल लेंस से बनने वाले, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो कैसे करेंगे। प्रतिबिंब का निर्माण करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे क्या कि ये अगर ये उत्तल लेंस है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, और इधर मैं एक अवतल लेंस ले रहा हूं, ये एक अवतल लेंस है। ठीक, अच्छा, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र O है, ये क्या है बच्चा, इसका F1 है, यानी कि फोकस F1, और ये C1। ठीक, ये इसका फोकस F2 है, और ये इसका वक्रता केंद्र C2। ऐसे इसमें आओगे तो इसमें भी आपको ये O मिलेगा, यानी कि प्रकाशिक केंद्र O, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा C1। ठीक है, ये हो जाएगा F2 यानी कि फोकस दूसरा, और ये C2। ठीक, तो प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात क्या लिखोगे, पहली बात ये लिखोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। समझो कि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ही तो आ रही हैं। ठीक, जब इनका अपवर्तन होगा तो ये फोकस से होकर जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से होकर जाएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर आप इसमें किरणों की बात करोगे तो इसका अपवर्तन तो बचा, ये तो अपने मार्ग से भटक जाएंगे, यानी कि दूर फैल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप इनको पीछे बढ़ाओगे कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे, ठीक, तो ये और ये कहाँ पर काट रही हैं, फोकस पर ही तो काट रही हैं। तो इसलिए हमने प्रतिबिंब निर्माण के लिए पहली बात तो ये है कि दो किरणों की आवश्यकता होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने दर्पण वाले वीडियो नहीं देखे तो भाई उनको जरूर देखें, वहाँ पर अगर वो प्रतिबिंब आप लोग बना चुके हो तो ये तो बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो इसको। ठीक, लेकिन फिर भी मैं लिखवा जरूर दूंगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर जाएंगी। दूसरा पॉइंट लिखो कि फोकस से होकर आने वाली किरणें, सेम इसका उल्टा। ठीक, तो फोकस से होकर आने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से होकर आने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, फोकस से होकर आने वाली किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक है, फिर लिखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखोगे कि प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली किरणें, प्रकाशिक केंद्र से, या ऐसे लिख लो कि प्रकाशित केंद्र से जाने वाली किरणों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणों का अपवर्तन ही नहीं होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणों का अपवर्तन नहीं होता है। ठीक, लिख गया? ओके, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणों का अपवर्तन नहीं होता है, लिख गया? ठीक, अब मैं फटाफट जो इसमें केसेस बन रहे हैं, जो इसमें स्थितियां बन रही हैं, तो मैं उन सभी स्थितियों की बात करने वाला हूं कि इसमें कितनी स्थितियां बन सकती हैं, कितने केसेस बन सकते हैं,
उत्तल लेंस के निर्माण के लिए। आगे बात समझ में? ओके स्टूडेंट, तो फटाफट देख लेते हैं कि इसमें कितने केसेस बन रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब के बनने की स्थिति थी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली 6 केसेस बनते हैं, यानी कि 6 स्थितियां बनती हैं। तो उन 6 स्थितियों में 4 केसेस यानी कि 4 स्थितियां आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक, देखो पहले क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, तो कोई वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक, तो वहाँ से 2 किरणें आ रही। हमने आपको बताया था कि किसी भी लेंस में, लेंस हो चाहे दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो पहली किरण ये हो गई और दूसरी किरण ये हो गई। ये एक किरण, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली। ठीक, कहाँ से होकर जाएगी? मैंने आपको लिखवा रखा है कि पहली जो समांतर किरणें होती हैं, यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, हमेशा ये फोकस से होकर जाती हैं यहाँ से। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? प्रतिबिंब F2 पर बनना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? F2 पर। ठीक, प्रतिबिंब का आकार कैसे देखो? अत्यधिक छोटा, यहाँ पे लिखोगे अत्यधिक छोटा, यानी कि बहुत छोटा है, अत्यधिक छोटा, या बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का। ठीक, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करोगे, देखो इधर ये पहली किरण थी, ये आ गई नीचे, दूसरी किरण थी, ये पहुंच गई ऊपर, ये तो उल्टा हो गए ना। और आपको मैंने बता रखा है कि जब किरणें अपने आप मिलती हैं तो वहाँ पर हमेशा आपका कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक। तो यहाँ पे लिखोगे वास्तविक, वास्तविक तथा, अब जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो वास्तविक तथा उल्टा। अच्छा जी, अब अगर बात की जाए इसमें, जब वस्तु अनंत व अनंत इधर है, इनफाइनाइट व 2f1 के बीच, हमने मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु रखी है AB। ठीक, जब वस्तु 2f1 के परे हो, या सॉरी 2f1 के परे हो, या अनंत व 2f1 के बीच में हो। ठीक, तो AB वस्तु है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण की, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण देखो, ये जो प्रकाश किरण है वो हमने प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारा है, और प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है, ठीक, प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है उसका अपवर्तन नहीं होता है। तो बेसिकली इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? ये A डैश और ये B डैश, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अच्छा, तो A डैश और B डैश क्या है? इसका प्रतिबिंब है। ठीक, तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? F2 व 2f2 के बीच। तो F2 व 2f2 के बीच। अरे हाँ, ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, तो वैसे यहाँ पर मैंने F1 क्यों लिया है, ठीक है, F2 क्यों लिया है, ये वाली बातें सुनो। आपको पता है कि R = 2f होता है, सिद्ध कर चुका हूँ। ठीक है, अरे भाई F = R/2 पढ़ा है ना, तो R = 2f ही तो होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी तो एक केंद्र ही तो है, सॉरी त्रिज्या ही तो है। तो यहाँ पर हमने इस वाले त्रिज्या को हमने यहाँ पर कैपिटल C से शो किया था, तो हमने इसको 2f कह दिया। आगे बात समझ में? यानी कि भैया ये केंद्र तो था तो ये 2f हो गया, ये केंद्र था ये 2f हो गया। अब 2 केंद्र हैं तो ये 2f1 और 2f2, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2f1 और 2f2 लिख दिया। ठीक, C1 और C2 की जगह पर। ठीक, अब बताओ इसमें आकार क्या रहेगा? इसका आकार कैसा है? देखो आकार कैसा है? ये AB वस्तु है, ठीक है, तो AB वस्तु का आकार कैसा है? वस्तु से यानी कि बिंब से छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे बिंब से या वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, अच्छा, बात करोगे अगर प्रकृति की, प्रकृति कैसी है? देखो वास्तविक व उल्टा। ठीक, अब आओ केस 3 में। केस 3 में क्या हो जाएगा कि जब वस्तु 2f1 पर है, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी? यहाँ पर रखी। ठीक, तो पहली जो हमने किरण भेजी वो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर जाएगी, तो ये बच्चा है फोकस से होकर चलेगी। दूसरी किरण मैंने प्रकाशिक केंद्र से होकर जारी है और उसका अपवर्तन नहीं होता है, तो ये किरणें जहाँ पर काटती हैं यहाँ पर काटती, और यहीं पर ये F1 और ये 2f1, यानी कि जब वस्तु 2f1 पर होती है तो इसकी स्थिति यानी कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 2f2 पर ही बनता है, तो 2f2 पर। ठीक, आकार कैसा है? देखो इधर
आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है, सॉरी वस्तु के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दोगे क्या कि वस्तु के बराबर, ये तो है। ठीक, प्रकृति की अगर आप बात करोगे, प्रकृति कैसी रहेगी इसकी? हमेशा भाई तो किरणें तो अपने आप मिल रही है ना, तो वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, अब आ जाओ इसमें कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में, कि मैं इस तरह बढ़ रहा हूँ, ठीक, कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में हो, तब पहली प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी है जो फोकस से होकर चली गई, और दूसरी प्रकाश किरण हमने प्रकाश के केंद्र से होकर गुजारी है जिसका अपवर्तन नहीं होगा, तो ये यहाँ पर कुछ काट रही हैं। तो अब बताओ स्थिति कहाँ पर है इसकी? 2f2 के परे या 2f2 व अनंत के बीच। तो यहाँ पर लिख दोगे कि 2f2 के परे। ठीक, आकार कैसा है? ये वस्तु थी, इसका देखो आकार कुछ बड़ा है वस्तु से, तो यहाँ पर लिख दोगे वस्तु से बड़ा। वस्तु लिखो या बिंब लिखो, वस्तु से बड़ा। ठीक, अगर आप बात करोगे प्रकृति की, तो ये किरणें अपने आप आपस में मिल रही हैं प्रकृति में। बच्चा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख, यहीं पे लिख देता हूँ, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, वास्तविक व उल्टा। हो गए 4 केसेस। फटाफट इसको नोट करो, फिर 2 और केसेस बचे हैं उनको फिर देख लेते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फटाफट इसको नोट करो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो 2 केसेस बचे थे वो हम फटाफट देख लेते हैं, यानी कि 4 केसेस आपके हो चुके थे। ठीक है, 2 जो केसेस बचे हैं वो हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक, चलो। कहता है कि केस 5 क्या है कि जब वस्तु F पर हो, ठीक, F1 पर हो, ठीक, यानी कि जब वस्तु कहाँ पर? F1 पर हो। ठीक, तो यहाँ से वस्तु है और ये एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी। हमेशा आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है। ठीक, अब दूसरी किरण मैंने वक्रता केंद्र से होकर गुजारी, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारी है, तो ये किरण का तो अपवर्तन होगा नहीं। अब बहुत ध्यान से देखो, ये किरणें एक समांतर जा रही हैं, समांतर होंगे ना आगे जाकर, तो ये किरणें समांतर जा रही हैं, और समांतर किरणें इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी कहीं वो अनंत पर मिल रही होंगी। मुझे नहीं पता है कि मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ अनंत पर कहीं वो किरणें मिल सकती हैं। तो अगर अब यहाँ पर बात की जाए स्थिति की, तो इसकी स्थिति कहाँ पर बनेगी? अनंत पर। कहाँ पर बनेगी भैया? अनंत पर। ठीक, अगर हम बात करें आकार की, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दैट मीन्स वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, अब अगर आपसे बात की जाए प्रकृति कैसी होगी, हमेशा आपको पता है अपने आप किरणें मिल रही हैं, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, अब अगर बात की जाए यहाँ पर केस 6 की, कि जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो, जब F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर के फोकस से होकर चलेगी और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर चलेगी। ठीक, अब देखो जैसे ये किरणें जा रही हैं तो इनकी दूरी के अनुसार इन दोनों के बीच की दूरी भी लगातार बढ़ रही है, तो क्या ये कभी आपस में मिलेगी? कभी नहीं मिलेंगी। तो जो वो इनको इसके पीछे ले आओगे, यानी कि अगर आप ये किरण जा रहे थे, अगर मैं इसको पीछे लाया यहाँ पर और इस वाले किरण को मैंने पीछे यहाँ पर लाया, तो ये कहीं ना कहीं ये किरणें आपस में यहाँ पर काटती हैं। तो जहाँ पर ये किरणें काटती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब किसके तरफ बना है? लेंस की जिस तरफ लेंस था, जिस तरफ वस्तु रखी थी उसी तरफ इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो स्थिति कहाँ पर ही लिखोगे यहाँ पर कि प्रतिबिंब की ओर या जिस ओर प्रतिबिंब जिस ओर वस्तु है उसी ओर या उसी तरफ। ठीक, बात की जाए आकार के, देखो ये आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा ही तो है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या? वस्तु या बिंब, वस्तु से बड़ा। ठीक, अब अगर बात की जाए प्रकृति की, तो प्रकृति कैसी होगी इसकी? किरणें को मुझे जबरदस्ती मिलाना पड़ा, तो प्रकृति इसके कैसे हो जाएगी बताओ? तो इसकी प्रकृति हो जाएगी आभासी तथा सीधा।
जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा से कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति में 6 केसेस बन रहे थे, वो 6 के 6 केसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अवतल लेंस में और अपतल लेंस में भी 2 केसेस बनते हैं, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। फिर इसके बाद आवर्धन, और आवर्धन के बाद में लेंस की क्षमता। बस थ्योरी सेक्शन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो पहले फटाफट इसको नोट करो आप लोग, पहले फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो अब आगे क्या पढ़ोगे, बेसिकली आप लोगों ने उत्तल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब थे वो तो आपने पढ़ रखे हैं, यानी कि पढ़ लिए। ठीक, अब बात करेंगे हम क्या, अब बात करेंगे हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, यानी कि अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, देखते हैं यहाँ पर कितने केसेस इसके बनते हैं, यानी कि अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। तो यहाँ पर डालोगे हेडिंग अवतल लेंस से या अपतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है भैया, ओके। नाउ देखते हैं कितने केसेस बनते हैं इसमें। देखो तो स्टूडेंट अब बात करेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति पढ़ चुके थे, तो वहाँ पर बेसिकली 6 केसेस बने थे। यहाँ पर अब दर्पण नहीं, लेंस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति। ठीक, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं। ठीक, पहला केस क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु को अनंत पर रखिए। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक की पहली किरण हो गई और एक की दूसरी किरण। ठीक, ये पहली किरण जाती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो और दूसरी बात तो ये है कि ये लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, यानी कि क्या है, ये अपसारी है। दैट मीन्स ये किरणों को फैला देता है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि ये जब किरण गई, इसका अपवर्तन हुआ, तो इस किरण ये इस तरीके से चली गई और ये इस तरीके से, यानी कि ये किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई और ये अपने मार्ग से कहीं ना कहीं फैल के जा करके। ठीक, जब आपने इस किरण को पीछे ले आए, यानी कि ये किरण को मैं पीछे लाया हूँ डॉट लाइन से इस तरीके से, तो ये कहाँ पर मिली, F पर मिली। ऐसे ही ये किरण मुझको जो मैं पीछे लाया, तो अभी देखो ये F पर मिल रही है, यानी कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ पर बन रहा है, F पर बन रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, F1 पर है, तो F1 पर। फिर से देखो आकार क्या रहेगा, प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल बिंदु के आकार का है। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा या बिंदु के आकार का। या बिंदु के आकार का। ठीक, अब बात करेंगे प्रकृति। तो इन किरणों को मुझे मिलाना पड़ा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर प्रकृति इसके कैसे होगी, आभासी होगी। तो यहाँ पर लिखोगे आभासी, आभासी तथा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कि जब कोई इमेज आभासी होता है तो हमेशा कैसा होता है, वो सीधा ही होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या है कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। ठीक है, यहाँ पर जब कुछ गलत हो गया है कि जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कि जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो। ठीक, अगर यहाँ पे वो ये बातें कह रहा है, ठीक है, तो देखो ये किरण ये वस्तु यहाँ पर रखी है, ये वस्तु यहाँ पर रखी है। ठीक है, यहाँ पर जब ये वस्तु रखी है तो इस तरीके से गई और इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। दूसरी जो किरण थी वो मैंने प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण का अपवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो अब बहुत ध्यान से देखोगे कि जब मैंने और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर जाएगी। तो जब मैंने इस वाले किरण को पीछे लाए तो कहीं ना कहीं ये फोकस से होकर गई, तो ये वाले दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं। तो इसका मतलब इमेज हमारा AB यहीं पर ही बनेगा। ठीक, तो स्थिति कहाँ पर रहेगी प्रतिबिंब की, F1 व O के बीच, F1 व O के बीच। ठीक है, उसके बाद में अब बात करोगे आकार। आकार कैसा है, देखो वस्तु से छोटा है। तो यहाँ पे वस्तु या बिंब, वस्तु से छोटा। उसके बाद में बात करोगे प्रकृति की,
तो प्रकृति कैसी है, किरणों को मुझे मिलाना पड़ रहा है, तो प्रकृति कैसी है इसकी, प्रकृति इसकी हो जाएगी आभासी व सीधा। ठीक है, आभासी व सीधा, यहाँ पर बेसिकली सही था। ठीक, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है। ठीक, प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में होती है। तो इसमें बेसिकली दो ही केसेस बनते हैं और दो ही केसेस आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं फटाफट आवर्धन और आवर्धन बाद में पढ़ेंगे, पहले बात करेंगे लेंस सूत्र की। ठीक है, तो लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम पावर ऑफ लाइट। दैट मीन्स पहले फटाफट इसको रफ करो, नोट करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डालो हेडिंग लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या हेडिंग डालोगे, लेंस फार्मूला। यानी कि लेंस सूत्र क्या होता है ये। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे दर्पण सूत्र की, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है यहाँ पर, दर्पण सूत्र होता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, यही तो होता है। ठीक, अब अगर यहीं पर बात करोगे आप किसकी, लेंस सूत्र की, तब ये हो जाएगा आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आई बात समझ में। f क्या है, फोकस दूरी है। u क्या है, u क्या है, वस्तु से प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन, तो डालोगे अगली हेडिंग आवर्धन। बेसिकली आप लोगों ने दर्पण में भी आवर्धन पढ़ रखा है। ठीक है, और इसमें भी पढ़ोगे लेंस में भी आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लिखो क्या होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में मैग्नीफिकेशन या आवर्धन, बेसिकली इसको हम m से डिनोट करते हैं, यानी कि m से इसको लिखते हैं। वहाँ पर हमने लिखवाया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। वहाँ पर बच्चा ये लिखवाया गया था, तो सेम डिफिनेशन यहीं पर भी वहीं चलेगी। आवर्धन में क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, HI/HO। HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज, और HO का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और इसको हम कहते हैं किसकी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि m बराबर HI/HO, और इसी को हम लिख देते हैं क्या, V/U। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि अगर m कैसा होता है, प्लस का होता है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा आपका आभासी होगा। और जब कि प्रतिबिंब आभासी होता है तो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। दैट मीन्स आभासी तथा सीधा। अगर बात करी जाए m का मान कैसा हो, निगेटिव हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो कैसा होगा, हमेशा उल्टा होगा। दैट मीन्स वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, आगे बात समझ में। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और हेडिंग बची है। ठीक है भाई, तो अगली हेडिंग कौन सी है, अगली हेडिंग आप लोग लगाओगे अपनी कॉपी पर, लिखोगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता कहती क्या है। अगर आप इसके वर्ड से ही समझने की कोशिश करो कि लेंस में कितना दम है भाई, लेंस क्या क्या कर सकता है। ठीक है, देखो इधर लेंस की क्षमता क्या होती है, लिखो डेफिनेशन। लिखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को
किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने या दूर हटाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि लेंस क्या क्या कर सकता है कि अगर दो प्रकाश किरणें आ रही हैं तो या तो उन प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देगा और या तो उन प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर हटा देगा। तो अगर लेंस प्रकाश किरण को लेंस के मुख्य अक्ष से दूर हटा रहा है तो वो कैसा लेंस होगा? अवतल होगा। और अगर लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर ले रहा है, यानी कि मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ा दे रहा है प्रकाश किरणों को, तो वो कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। आगे बात समझ में? ठीक। तो इसका मतलब अगर ध्यान से लिखोगे तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है। मात्रक बहुत बार पूछा जाता है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। ठीक। अच्छा, उसके बाद में और भी इसमें कुछ पढ़ना है। हाँ, ये जो f होता है वो हमेशा मीटर में ही लिया जाता है। यानी कि f का जो हम मान लेंगे ना, अभी जो आपको मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा उसमें जो f का मान लिया जाएगा वो हमेशा और हमेशा मीटर में लिया जाएगा। ठीक है। तो अगर ये जो मैंने डेफिनेशन बताई या तो ये लिख लो या तो एक यहाँ से भी डेफिनेशन निकल रही है। देखो, लिखोगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बस, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है भाई। तो इस वाले चैप्टर में बेसिकली इतना ही था और आपका जो थ्योरी सेक्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे अपने जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके होते हैं, यानी कि जो इंडेक्स के न्यूमेरिकल हैं। इंडेक्स न्यूमेरिकल जानते हो? जो NCERT अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें जो नीले डब्बे वाले क्वेश्चन बंद होते हैं वो वाले क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हम लेंगे। उसके बाद में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप लोग इतना जल्दी से नोट करो और साथ ही साथ पढ़ते रहो। और अगर पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखो, उसके बाद में ही इस वाली वीडियो पर आओ। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। धन्यवाद।